हेलो फ्रेंड्स। आज से हम महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम अध्यायवार या कहें टॉपिक वाइज हम उसे कवर करेंगे। सबसे पहले इतिहास देखेंगे, फिर भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल और फिर राज्य व्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट व्यू लेंगे कि इतिहास में मुझे क्या क्या पढ़ना है या फिर इतिहास को कैसे वर्गीकरण किया गया है। थोड़ा सा हमसे शॉर्ट में समझेंगे और फिर यहाँ से हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इतिहास का थोड़ा सा वर्गीकरण। ठीक, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं पहले इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहले इन तीनों को समझते हैं कि तीनों क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। पाषाण काल यानी कि पत्थर युग को हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग पढ़े लिखे हुए लोग नहीं होंगे या उतने सभ्यता उतना डेवलप नहीं हुआ होगा, विकास नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। तो याद रखना है उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं जिस काल के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम कह सकते हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उसे रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसके पुरातात्विक तथा लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है या पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल व उसके आगे का जो काल है उस इतिहास के अंतर्गत हम लोग इस इतिहास में रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इतिहास का काल विभाजन मुख्यतः देखा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो वहाँ देखने को मिले हैं लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और एक ऐतिहासिक काल है। ठीक है, ऐतिहासिक काल तो यही सी बात है, यहाँ पे लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, वैसा पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है उसका एज कितना है, 6 लाख से 9,000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा का जब जन्म हुआ था वहाँ से 9,000 पहले से लेकर के 6 लाख पहले तक, इसके पहले को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। वहीं बात करें नवपाषाण काल के बारे में तो ये 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है नवपाषाण काल। जहाँ भी पाषाण आ रहा है मतलब समझिए कि ये जो युग था ये पत्थर का युग था, यानी कि पत्थरों का युग था, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे पत्थरों से औजार वगैरह इस लोग इस्तेमाल करते थे, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो युग था वो पत्थरों का युग कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसे भी देखेंगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जिस सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि लिखित प्रमाण तो प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, मिले भी हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें देखें 2 भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1,500 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और 1,500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता भी देखेंगे तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल जो कि 1,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इसके आगे फिर देखें यहाँ पे उत्तर वैदिक काल को भी यहाँ पे हाँ ठीक है, ये वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे ये तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल से 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। और वैदिक कालों को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल पर। तो ऐतिहासिक काल को देखेंगे तो यहाँ पर बांटा गया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और
एक है आपका आधुनिक विश्व। ठीक है, तो 4 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। फिर आगे तो प्राचीन भारत को देखेंगे, इसका काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। और प्राचीन भारत को फिर आगे देखेंगे तो महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। अर्थात यहाँ पे देखेंगे 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये महाजनपद काल जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य देखेंगे 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक का है। इसी बात में यहाँ पे देखेंगे मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 313 ईस्वी तक का है। वहीं गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का है। और हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का है। ठीक है, इस वक्त समकालीन भारत को फिर देखेंगे तो यहाँ पे बांटा गया इसे पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन में। तो पूर्व मध्यकालीन है ये जो है 8वीं सदी से लेकर के 12वीं शताब्दी को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पढ़ने से उत्तर भारत राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। दक्षिण देखेंगे चालुक्य, पल्लव और राजपूत के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य और चोल में देखेंगे शाही चोल, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की कहानी है। ठीक है, इस बात है उत्तर मध्यकालीन जो कि 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी की कहानी। यहाँ पे उत्तर भारत, दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल। उत्तर भारत में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगलों के बारे में। दक्कन में देखेंगे फिर विजयनगर, बहमनी। और दक्षिण भारत देखेंगे चेर, देवगिरी, वारंगल के द्वारमुख के यादव, काकतीय के होयसल। इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब बच रहा है हम लोग के पास आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ना हम लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें देखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी राज्य, जिसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़ना है। और इसी के आगे देखेंगे अंग्रेजों की भारत विजय, जैसे जिस तरह से पतन होता है, मुगल का पतन हो जाता है। पतन होने के बाद फिर देखेंगे कि अंग्रेजों के यहाँ पे क्या होता है, भारत में जब विजय प्राप्त होती है उसके बाद के युद्ध, जैसे कर्नाटक युद्ध के बारे में देखना है। बंगाल, प्लासी व बक्सर का जो विजय होता है वो 1757 वाला, जो सिराजुद्दौला के बीच की जो घटनाएं होती हैं। ठीक है, 1764 है, बक्सर वाला युद्ध भी कुछ है। मैसूर भी देखना है, मराठा संघ की समाप्ति, पंजाब अधिग्रहण, इन सभी चीज़ों को देखना है। इसके बाद फिर और इसी में देखेंगे आधुनिक भारत में दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, स्वतंत्रतोत्तर भारत में। फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या हुआ, जैसे तत्कालिक समस्याओं का सामना कैसे हुआ, आर्थिक प्रगति की ओर, विदेश नीति, कूटनिरपेक्षता। ठीक है, इस बात फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये आपका आधुनिक विश्व। आधुनिक भारत देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे आधुनिक विश्व। तो यहाँ पे देखेंगे आधुनिक विश्व आ रहा है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है 14वीं से 16वीं सदी के बीच में पुनर्जागरण, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, भौगोलिक खोज अभियान। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के में जो घटनाएं घटी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, और राष्ट्रवाद का उभार। और साथ ही साथ देखेंगे 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी तक का प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18 के बीच का। ठीक है, उसके बाद रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था। और उसके बाद 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप में क्या क्या घटनाएं हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। इसमें संपूर्ण युद्ध देखेंगे, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध और शांति स्थापना का नवीन प्रयास जो किए गए। तो ये इतना टॉपिक आप लोग को पढ़ना है इतिहास में। ठीक है, अगर देखा जाए क्लास 6 से लेकर के 12 तक के चैप्टर में इतना आप लोग को पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे आज पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके। चलिए तो फिर देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल रहेगा यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले वो दिया गया यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक काल को कहते हैं। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका मध्य पाषाण काल जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक की घटना है ये, तो इसका बी का 3rd हो जाएगा। इस वजह से नवपाषाण काल जो कि ये घटना देखने को मिलेगा 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद उत्तर पाषाण काल ये हो जाएगा आपका 2000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक का।
तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा दिख रहा है, कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ए का 2 यहाँ पे इसमें नहीं है, बी का 3 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। पाषाण युग जिसे स्टोन एज भी कहते हैं, इतिहास का वह काल है ना, इतिहास का वह काल जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसे चरणों में पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पाषाण काल या इसी को बोलते हैं लघु पाषाण काल भी 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का है। और नवपाषाण युग जो कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 तक का है, तथा उत्तर पाषाण काल 2000 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक का शामिल है। आपको इतना नहीं याद रखना, सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखिए, वही चीज़ वहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा तो ज़्यादा कंफ्यूज कीजिएगा, इससे अच्छा आपको यही याद रखना है। यहाँ पे पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक याद रखना है। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000, और उत्तर पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसे आप लोग कॉपी निकालिए, नोट कीजिए। सबसे पहले देखिए कि कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन का है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो इस तरीके से अरेंज कर लीजिए और फिर वहाँ पे उसको टाइम लिख लीजिए, तो इससे आसान हो जाएगा याद करने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से नहीं आता है। बताना है कि मानव सभ्यता के आरंभिक जो काल थे ना, प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से नहीं आता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो वहाँ पे आप देखे होंगे महापाषाण काल उसमें नहीं था। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन 3 कालों में से महापाषाण काल नहीं आता है। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य को किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महापाषाण काल का जो काल है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व कहने मतलब है कि ईसा का जब जन्म हुआ था उसके ठीक 1000 साल पहले। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे मध्य पाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। तो बताना यहाँ पे क्या कि उपर्युक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। ठीक है, बताना है कि इन तीनों में से किसे लघु पाषाण कहते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल को कहा जाता था माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण। ठीक है, अब क्यों कहते थे यहाँ पे हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों कहा जाता था, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, इसे आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये महेश कुमार बनवाल की ये भाग 1 की किताब है। ठीक है, किताब बहुत अच्छी किताब है और एक्सप्लेन जो बहुत मस्त किया हुआ है। जिसे आप बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं लेकर के, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। जहाँ एक्स्ट्रा और भी कुछ जानकारी ज़रूरत है, जहाँ पे होगा अपडेटेड जो भी होगा उसको हम ऐड करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बुक के लिए अब बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मेसोलिथ इसे कहते हैं। लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ का या फिर लघु पाषाण कहा जाता था, यह कहा जाता है अभी भी। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हैंडल लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इस समय मनुष्य आखेटक एवं पशुपालक बन गया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 में CL कार्लाइल द्वारा
सिंहल यानी जो कि श्रीलंका में है क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया है आखेटक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिकार करने वाला। ठीक है, तो आज से 20 लाख साल पहले, बहुत पहले की बात है, जब लोग क्या करते थे ना कि जिसे आखेटक कहें या फिर खाद्य संग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आखेटक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे, जैसे मछली, चिड़ियाँ पकड़ते थे, जो फल मूल होते थे, दाने, पेड़ पौधे, जो पत्तियाँ होती थीं, उन्हें सब क्या करते थे, इकट्ठा करके जमा करते थे, इसीलिए आखेटक इसे कहा जाता था। तो आखेटक होते कौन थे? शिकार करने वाले या शिकारी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था या जाना जाता है। सवाल है कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिड के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिंथ्रोपस के रूप में, या क्या बोल सकते हैं इसको, इयंथ्रोप्रस कह सकते हैं ना, इयंथ्रोप्रस के रूप में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता था पिथेकैंथ्रोपस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है सीधे चलने वाला कपी मानव। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है आपको कि ये जो भीमबेटका है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? तो आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका क्या है, पूरा प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसको डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भीमबेटका आपका यहाँ पे कि गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, भीमबेटका जो है ना, ये प्रागैतिहासिक काल की हैं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले, जिसे अब्दुल्लागंज में स्थित है ये। ठीक है, इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, विष्णु श्रीधर। ठीक है, इनका खोज किया था। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफ़ेद रंगों से वन प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 किलोमीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो जुलाई 2003 में। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इनकी खोज कौन किए थे, तो विष्णु श्रीधर खोज किए थे। ये भी याद रखिएगा, कब खोज किया था, तो 1957-58 में खोज किया था। और ये कहाँ पे है भीमबेटका, तो याद रखिएगा ये भोपाल में है। वहाँ से देखेंगे 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिला में है। ठीक है, और ये किस माफ़ कीजिएगा, ये आपका कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफा में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। ये भी पॉइंट फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल रहेगा आपके लिए, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? बताना है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की? तो याद रखिएगा, बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो चिरांद है ना, चिरांद से भी हड्डी मिली हुई है। ठीक है, यहाँ जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पे चिरांद से हड्डियाँ मिली थी, और साथ में गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं। ठीक है, और साथ साथ में पत्थर के औजार भी यहाँ चिरांद से मिला हुआ है। तो सवाल ये भी आ सकता है
कि कहाँ से हड्डियाँ मिली थी या गेहूं की बलियां और पत्थर के औजार मिले हैं, तो ये चिरान से मिला हुआ है। ठीक है, बाकी बुर्ज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लीजिए कि बुर्ज एक नौपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तावश इस स्थल की प्रमुख विशेषता है यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे, बुर्ज के जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। बताना है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकडकर ने, एच.डी. सांकलिया ने या फिर मार्टिमर वेलर ने। तो याद रखना है नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स दिया हुआ है, इसके बाद पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। बताना है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग होते थे मृतकों को घर में फर्श के नीचे दफनाते थे, तो वो किस प्रकार दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आज भी हिंदुओं में जिस तरह से दफनाने की प्रक्रिया, जलाने की प्रक्रिया है, दफनाते तो नहीं जलाते हैं, तो जिस तरीके से आज हम लोग देखेंगे हिंदू में जो कि जलाते हैं, तो जिस तरीके से रख करके जलाया जाता है ना, उसी तरीके से उसमें भी दफनाते थे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो सर होता था उत्तर की तरफ और पैर होता था दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हांडियाँ और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अहमदनगर के जोरवे एवं दैमाबाद पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव, चंदोली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति यानी कि काल जो इसका लगभग है 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। तो ध्यान दीजिएगा, चालकोलिथ जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। अगर इसका हिंदी देखेंगे, ट्रांसलेशन में देखेंगे, ट्रांसलेट करके, तो इसका हिंदी मिलेगा आपको ताम्रपाषाण युग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चालकोलिथ को कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्र अर्थात तांबा है ना, तांबा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ताम्रपाषाण युग, तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, किसके बाद, नवपाषाण युग के बाद। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जौरवई संस्कृति इत्यादि हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ताम्रपाषाण है ये किस युग के बाद शुरू हुआ था। तो ये जो नवपाषाण युग था उसके बाद शुरू हुआ था। नवपाषाण काल युग से पहले हम लोग देखे थे मध्यपाषाण युग और उससे पहले देखे थे पुरापाषाण युग, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र जो है उसका नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड का जो पात्र का जो नामांकन हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का भी पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 11। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बताना है उस स्थल का नाम जो कि फिलहाल वर्तमान में
बलूचिस्तान में स्थित है? बुरज़होम, कोल्डिवा, मेहरगढ़, लोथल। तो ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ ये वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जबकि बुरज़होम आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में। ठीक है, और कोल्डिवा ये कहाँ है? ये कोल्डिवा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और लोथल कहाँ पे है? लोथल आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। माफ़ कीजिएगा, ये लोथल आपको देखने को मिलेगा, ये आपका गुजरात में है। ठीक है ना, अहमदाबाद ज़िला में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये लोथल कहाँ पे है? ये अहमदाबाद ज़िला में है, गुजरात में है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी कोल्डिवा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट पाषाण काल से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।